Hi, my name is Lakshmi Murarka. Today, 22nd Jan 2021, we visited the activity organized by Mr. Vijay Kumar Katti at his home. The objective, as he mentioned, was to make people aware about some facts about the Indian national flag, and also to give some knowledge about the basic प्लांटेशन जो हम अपने घर में झाड़ वाड़ लगाते हैं उसको कैसे लगाना चाहिए, उसके बारे में काफ़ी क्वेरीज होती है। हम चाहते हैं लेकिन हम कुछ बेसिक गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से झाड़ लगते नहीं है। तो उसकी बेसिक जानकारी देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग झाड़ लगा सके, वो एक्टिविटी थी। एंड आई रियली एन्जॉयड द एंटायर प्रोसेस बिकॉज काफ़ी कुछ छोटी मोटी बेसिक नॉलेज थी जो हमें नहीं पता थी। इवन आई ट्राई डूइंग समथिंग एंड आई फेल मैनी टाइम्स, लेकिन आज उन्होंने सब जो कुछ बताया वो जानने के बाद काफ़ी कुछ जानकारी मिली और काफ़ी कुछ ईज़ हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, हम प्लांटेशन कर सकते हैं। और नेशनल फ्लैग के बारे में भी जो उन्होंने बताया कि किसने किया था, और हर कलर जो है नेशनल फ्लैग में, जो कि केसरी, सफ़ेद और हरा जो कलर है, उसका क्या महत्व है, तो और वो जानना क्यों चाहिए। सब मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ये था कि हम कितनी बार नेशनल फ्लैग देखते हैं और हमें गर्व भी महसूस होता है, लेकिन जब हम उस हर कलर के महत्व को जानते हैं तो एक अलग सा जुड़ाव महसूस करते हैं, और हमें एक अलग सी फीलिंग आती है। वो प्राइड के साथ साथ एक अलग सी फीलिंग आती है कि हमें पता है कि हमारा नेशनल फ्लैग ऐसा क्यों है, उसमें ये कलर क्यों है, उसमें अशोक चक्र क्यों है, जो हमें ज्ञान देता है कि गति जीवन का सार है। जीवन में हर समय गति के साथ हमें चलना चाहिए, हर बदलाव के साथ चलना चाहिए, हर बदलाव के साथ ढलना चाहिए। और हर कलर का महत्व क्या है, उसकी साइज़ क्यों होनी चाहिए, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। हम कभी कभी बनाते हैं, हम ये ध्यान नहीं देते हैं, हमें ये पता होता है कि वो रेक्टेंगल होना चाहिए, लेकिन वो किस प्रमाण में रेक्टेंगल होना चाहिए वो हमें नहीं पता था। वो भी मुझे आज पता चला कि इट हैज़ टू बी इन 3:2 रेशियो। तो वो पता चला रेक्टेंगल क्यों होना चाहिए, क्योंकि जीवन में बढ़ना एक ज़रूरी है, लेकिन उसको एक बोलते हैं ना होलिस्टिक, जो हम बोलते हैं होलिस्टिक व्यू होना चाहिए। ऐसी ग्रोथ भी हमारी होलिस्टिक होनी चाहिए, इसके लिए वो रेक्टेंगल है कि हर तरफ से बढ़ता है। तो ये सारी बेसिक जानकारी थी जो हमें पता चली आज, एंड वी रियली थैंक कट्टी साहब फॉर दैट। एंड उसके अलावा जो प्लांटेशन के बारे में जो उन्होंने बताया, वो तो मतलब काफ़ी कुछ ऐसा था, बेसिक था। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा, इट गेव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड मुझे खुद कॉन्फिडेंस मिला, प्लस मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली जो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या मेरे जानकारी में जो लोग हैं, वो जो हम स्ट्रगल करते हैं, उनको भी मैं बता सकती हूँ। जैसे बेसिक बहुत कुछ था, जैसे एक तुलसी का प्लांट लगाने के लिए हर कोई चाहता है कि हम अपने घर में तुलसी का प्लांट लगाएं, लेकिन तुलसी का झाड़ लगाने के वक्त कई बार हम फेल होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, उसकी जब हम मिट्टी बनाते हैं लगाने के लिए पहले पौधा, वो क्या होना चाहिए, उसमें रेत होनी चाहिए, जो कि मैंने पहली बार सुना। वो रेत क्यों होनी चाहिए, ताकि वो पानी ठहरे ना, उसमें रेत पड़नी चाहिए। उसमें हम हमेशा हमारी कंप्लेंट होती है कि उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उसके लिए हमें सॉइल में मिट्टी में नीम खली हम डाल सकते हैं, सरसों की खली डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा हल्दी पाउडर एक चुटकी भर डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास होती है, हमें लगता है कि हमें कहाँ नर्सरी मिलेगी, हम कहाँ से ख़रीद के लेके आए, कितने की मिलेगी, ये सब की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनका हम इस्तेमाल करके हम अपना झाड़ अच्छे से लगा सकते हैं, और वो पनप भी सकता है। और तुलसी ऐसा पौधा है जो हर इंसान चाहता है कि हमारे घर में हो। नीम खली, सरसों की खली, उसका एक ये था कि जो तेल निकालने के बाद, नीम का या सरसों का तेल निकालने के बाद जो बच जाता है, उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। और वो उपयोग एक अलग तरीके से होता है कि वो हमारे पौधों को एक बेस्ट एंटी फंगल के रूप में काम आता है। ये सब जो जानकारी थी वो हमें पता चली। कौन से झाड़ों को हम कैसे, सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि हम झाड़ में बहुत पानी डाल देते हैं, हमें लगता है कि जितना पानी डालेंगे उतना अच्छा है। तो कट्टी साहब से ये भी जानकारी मिली कि पानी क्यों डालना चाहिए। हम ये सोच कर डालते हैं कि पानी ही उसका उसके लिए एक जो ज़रूरी पोषण है वो उसके तौर पे काम करेगा, लेकिन वैसा नहीं है वो। और उस चक्कर में हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल देते हैं, और लेकिन असल में होता क्या है कि हमें पानी इतना नहीं है कि हम उसमें भर भर के पानी डालें। पानी की भी एक अपनी निश्चित मात्रा होती है, थोड़ा सा भी आप पानी डालेंगे तो वो झाड़ों के लिए सफिशिएंट है।
एक्चुअली पोषण जो होता है उसका उस मिट्टी में होता है, हम ये भूल जाते हैं। हमें ये मालूम होता है कि हमें उसके अंदर खाद डालनी है, फर्टिलाइज़र डालना है, हम बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन जब पानी डालने की बारी आती है तो हम वो भूल जाते हैं। तो एक्चुअली ये है कि जो पोषण आप उसके अंदर डाल रहे हैं वो पोषण पूरे झाड़ में पहुंचना चाहिए। और वो कैसे पहुंचता है, तो वो पानी से पहुंचता है। और वो किस तरह से पहुंचता है कि जो पौधों की जड़ है वो पानी के ज़रिए वो सारा पोषण अपने तक ले लेती है। पानी देने का एक नया तरीका हमें कट्टी साहब ने बताया कि उसको आप ऊपर से कितना पानी डालते हैं वो हमें नहीं पता होता। कभी कोई कहता है कि 50 ml डालिए, कोई कहता है 200 ml डालिए। तो उन्होंने एक बेस्ट तरीका बताया कि आप जो गमला है उसको आप एक बाल्टी में पानी में डाल के उस पौधे को उसके अंदर डाल दीजिए। तो नीचे जो छेद है उसमें से वो पौधा उसको जितना पानी चाहिए वो ले लेगा, और आप उसको निकाल के रख दीजिए। तो जितना पानी चाहिए वो ले लेगा, जो एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा। और इससे आपको इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम कितना पानी डालें और कितना नहीं डालें। ये सारी इतनी छोटी छोटी और कुछ बातें थी जो हमें नहीं पता थी। और जैसे कौन से झाड़ों को कितना पानी चाहिए वो भी हम कभी कभी सोचते रहते हैं। जो जानकार होते हैं वो कहते हैं, उनसे जब हम बात करें तो कोई कहते हैं कि भाई आपको गुलाब के झाड़ में उतने पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कांटे होते हैं तो वो पानी स्टोर कर सकता है। लेकिन वो एक गुलाब के लिए ठीक है, लेकिन बाकी कई सारे ऐसे झाड़ हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता कि कैसे जानना है। तो उसका भी टिप्स एंड ट्रिक्स हमें कट्टी साहब ने बताए कि जैसे जिन झाड़ों की पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है उनको उतने पानी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जिनकी पतली होती है उनको शायद ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से हम प्रमाण बिठा के वो कर सकते हैं। ये एक बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी। फिर ये था कि कई बार जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता होता है कि भाई एसिडिक होना चाहिए, कुछ झाड़ों के लिए मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए। बेसिकली जो हमें बताया कट्टी साहब ने कि इंडोर जो हमारे प्लांट्स होते हैं जो जिनमें फूल लगते हैं, जिन फूलों में बहुत ज़्यादा सुगंधित फूल होते हैं, उनकी मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एसिडिक किया कैसे जाए। कॉमन मैन को ये नहीं पता होता कि एसिडिक कैसे करना चाहिए। अब उसके लिए हम कुछ फर्टिलाइजर्स लेके आए बाहर से, तो केमिकल्स लेके आए। पहली बात तो केमिकल्स यूज़ ही नहीं करने चाहिए, और अगर हम ले भी आए तो हमें ये नहीं पता होता कि उनको किस मात्रा में डाले जाए। तो उसके लिए भी हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में ही वो चीज़ें हैं। हर घर में चाय बनती है, तो आप चाय की पत्ती को धोकर उसको धोकर सुखाने के बाद उसको वापस पानी में घोल के वो पानी अगर आप डालें तो दैट कैन मेक द सॉइल एसिडिक। दूसरा, उन्होंने जो बेसिक हमारे आसपास की चीज़ों से हम कैसे फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स हम अपने पौधों को दे सकते हैं। हर घर में फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, हम फल खाते हैं और उनके छिलके फेंक देते हैं। तो उन्होंने बताया कि उन छिलकों को अगर आप पानी में डाल के उसको 6 दिन 8 दिन रखिए और फिर उसको छान लीजिए, और वो पानी अगर आप डाइल्यूट करके, जैसे 1:2 के रेशियो में अगर आप उसको डाइल्यूट करके पौधों में डालें तो आपको कोई और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। उसको आप कर सकते हैं, तो आपका वो छिलकों का उपयोग भी हो जाता है एज ए न्यूट्रिएंट। और फिर जो बचे हुए छिलके या तो आप उनको दोबारा उसमें पानी डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप जो कंपोस्टिंग अगर घर में करते हैं तो वो छिलके आप कंपोस्टिंग में डाल दीजिए। तो हर तरीके से वो चीज़ ना कचरे में जाएगी ना डंप यार्ड में जाएगी, और आपको उसका बेसिक प्रोडक्टिव यूज़ मिलेगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी कि ऐसा लगा कि बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और जैसे मैंने कहा रेती, उन्होंने कहा कि कई हर पौधे में हमें रेती डालनी चाहिए। रिवर सैंड जो होती है वो रेती डालनी चाहिए। रिवर सैंड हमें हर एक को नहीं मिल पाती, लेकिन अगर रिवर सैंड मिल जाए तो, या फिर दूसरी रेती भी जो मिलती है, उसको आपको सिर्फ पानी से 4-5 बार धोना है, उसको सुखाना है और फिर आप रेती डालें। लेकिन हमारे दिमागों में बैठा हुआ है कि नहीं, मिट्टी यानी जो पौधों के लिए मिट्टी होती है वही डालनी चाहिए। लेकिन हम रेती डालते हैं। रेती डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए, उसके पीछे भी कारण है। ताकि क्या है कि पानी उसमें वो पोरस रहती है मिट्टी, पानी उसमें रुकता नहीं है, पानी सारा निकल जाता है। तो इसके लिए हमें वो डालना चाहिए। प्लस जिसे हम कहते हैं कि एप्सम सॉल्ट जो आता है, हल्दी जो है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, तुलसी को बढ़ाने का एक टिप दी है कट्टी साहब ने कि उसके सबसे ऊपर जो एक दल जैसा आता है उसको अगर आप तोड़ दें, जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं तो वो वर्टिकल ग्रो होता है, लेकिन वो तुलसी का भी आप पौधा एक पौधा आप लेके आएंगे तो वो पहले सीधा बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको उसको चारों तरफ से बढ़ाना है तो हमारी क्या सोच है, हम 3-4 पौधे उसमें लगा दें तो हमारे वो ऐसा घना दिखेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। अगर आपका कोई प्लांट
उग रहा है, सीधा सीधा बढ़ रहा है, तो उसका जो दल है ऊपर से आप जो जैसे नई नई उसकी पोकल नई जो पत्तियां उसमें आती हैं, वो वहाँ पे अगर उसको आप हल्का सा तोड़ दें तो वो साइड से भी ग्रो होगा, जैसे जिसे हम कहते हैं कि एक्सपर्ट्स कहते हैं प्रूनिंग ऑफ प्लांट्स इज रिक्वायर्ड। तो आप इसी तरह से, लेकिन तुलसी के बारे में हम वो नहीं करते क्योंकि उसके प्रति हमारा माइथोलॉजिकल व्यू है, लेकिन अगर आप वो तोड़ दें तो वो तुलसी भी चारों तरफ से ग्रो होती है। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी बातें थी वो उन्होंने हमें इतनी बताई। आजकल एक ये है कि कोकोपीट हम काफ़ी यूज़ करते हैं झाड़ों में डालने के लिए, लेकिन कोकोपीट भी कब यूज़ करना चाहिए, कोकोपीट हम क्यों यूज़ करते हैं अगर करते भी हैं तो वो सारी जानकारी हमें मिली। आज हमें किसी ने कह दिया कि कोकोपीट डालिए, तो हम शायद बेसिक उसकी नहीं भी हो जानकारी, लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट ने कह दिया तो हम डालते हैं, लेकिन एक्सपर्ट को पता है कि वो कब डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए। तो वो हमें उन्होंने बताया कि कोकोपीट आप सिर्फ जर्मिनेशन तक डालिए, क्योंकि कोकोपीट पानी 10 से 15 दिन तक होल्ड कर सकता है। तो ये जो बातें थी, ये जानने के बाद आप अपने प्लांट्स की बहुत अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स को आपको अपने घर में उगाने का मौका मिल सकता है। कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एयर प्यूरिफाइंग के लिए बहुत यूज़ होते हैं, जिनको मतलब फूल वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अपने घर में लगाएं, काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके बारे में सोशल मीडिया में भी देखते हैं, जिनको सकुलेंट प्लांट्स कहा जाता है। तो उसके बारे में भी हमें कट्टी साहब ने बताया। अगर वो हर इंसान अपने घर में एक आधा कोई सकुलेंट प्लांट लगा दे तो हम हर बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स गेटिंग गुड एयर। तो इस तरीके की जो जानकारी है वो उन्होंने कट्टी साहब ने आज हमें 1-1.5 से 2 घंटे के समय में दी, और मुझे लगता है इट्स अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज विच एवरीबडी शुड टेक। और मैं खुद कहना चाहती हूँ कि जिनको भी हम अपने रूटीन में से अगर सिर्फ 2 से 2.5 घंटे का समय निकालें और 26 तारीख तक जो ये एक्टिविटी कट्टी साहब कर रहे हैं उसमें अगर पार्टिसिपेट करें, तो आई एम श्योर हर एक को कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि हम जो वो बता रहे हैं उसमें से हमें कुछ पता हो, लेकिन वो जो बता रहे हैं उसके ऊपर से हमारे दिमाग में जो सवाल आएंगे, उन सवालों के जो जवाब मिलेंगे, उसमें से भी आप डेफिनेटली सीखेंगे। जिनको नहीं पता है वो तो बहुत कुछ सीख के आएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ है हमें ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आज हम वो जानकारी लेंगे, हमारे आसपास के लोगों को बताएंगे। तो इट इज़ जस्ट अ स्प्रेड ऑफ नॉलेज। The more you spread the knowledge, the more it helps everyone around us and also ourselves. So thank you very much Katti Saab for this initiative, and I hope you keep on doing this such initiatives not only on the Republic Day but you continue this effort. And last but not the least, एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमने देखी वो कट्टी साहब प्लास्टिक जो हमारी बॉटल्स होती है उसकी कैप से फ्लैग्स बनाते हैं। एंड उनका इनिशिएटिव है कि लोग जो हम प्लास्टिक फेंकते हैं वो उसकी जगह अगर उनको हम कैप्स ये करें, तो उनका प्लान है कि वो बड़ा सारा फ्लैग बनाएंगे उससे। सो दैट इज़ ऑल्सो कमेंडेबल कट्टी साहब की we just do something productive out of the waste around us. So thanks very much for this. Thank you very much.